अब हम जो सेक्स ग्लैंड्स हैं, मेल सेक्सुअल ग्लैंड्स, उन पे डिस्कस करते हैं। तो आप 3 नेम्स ध्यान पे रखिए: सेमाइनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड काउपर्स ग्लैंड, आल्सो नोन एज बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। पहले आप ध्यान पे रखिए, ये 3 नाम जो हैं ग्लैंड्स, जो मैंने कहा मेल सेक्सुअल ग्लैंड्स, तो सारे ग्लैंड्स पेयर्ड हैं। बस आप प्रोस्टेट को इसमें एक्सेप्शन याद रखिए। सेमाइनल वेसिकल्स पेयर्ड हैं। काउपर्स ग्लैंड आल्सो नोन एज बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स, ये भी पेयर्ड ग्लैंड है। बस प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो अनपेयर्ड है। प्रोस्टेट ग्लैंड की याद रखिए, प्रोस्टेट ग्लैंड 30 अराउंड 30 अप्रोक्स स्मॉल ग्लैंड्स का एक मास है। ये एक इंडिविजुअल ग्लैंड नहीं एक्चुअली कहिए, ये प्रोस्टेट ग्लैंड 30-35 स्मॉल ग्लैंड्स का एक मास है जो ब्लैडर के नीचे और यूरेथ्रा के अराउंड पाया जाता है। तो एक माइंड में रखना कौन पेयर्ड है कौन अनपेयर्ड ग्लैंड्स हैं। फिर आप यहाँ पे याद रखिए, सेमाइनल वेसिकल का जो सिक्रीशन है सेमाइनल फ्लूइड, उसका इंटायर केमिकल कंपोजिशन आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके जो मेन कंपोनेंट्स हैं वो याद रखिए एक बार। सेमाइनल वेसिकल के सिक्रीशंस में, सेमाइनल फ्लूइड में कौन कौन से केमिकल कंपोनेंट्स हैं, तो आप यहाँ पे याद रखिए। प्रोस्टाग्लैंडिन लिख रखा है मैंने। प्रोस्टाग्लैंडिन आप जानते हैं कि जहाँ इसका जो एक पर्टिकुलर जो टारगेट टिश्यू है वो स्मूथ मसल्स हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन जहाँ स्मूथ मसल्स होंगे, जिस ऑर्गन के वॉल में स्मूथ मसल्स होंगे, वहाँ पे ये मसल कॉन्ट्रैक्शन ला सकता है। तो इसका क्या इंपॉर्टेंस है? प्रोस्टाग्लैंडिन रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी में कौन सा रोल प्ले करता है, इससे हम फर्टिलाइजेशन में डिटेल डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप ये याद रखिए कि प्रोस्टाग्लैंडिन जो यूट्रस है, यूटेराइन वॉल है, उसमें एक रिवर्स पेरिस्टालसिस ले आता है, जिससे जो डीप वेजाइना में डिपॉजिटेड स्पर्म्स हैं वो यूट्रस के द्वारा सक्ड कर लिए जाते हैं, खींच लिए जाते हैं। तो क्विक एंट्री स्पर्म्स की यूट्रस में हो सके, इसके लिए प्रोस्टाग्लैंडिन रिस्पॉन्सिबल है। इट ब्रिंग्स रिवर्स पेरिस्टालसिस इन यूटेराइन वॉल, due to which uterine wall sucks sperms which are deeply deposited in vagina। तो और हम लोग इसको एक बार डिस्कस करेंगे इन फर्टिलाइजेशन। आप याद देखिए, फ्रुक्टोज और इनोसाइटोल लिख रखा है मैंने। ये दोनों एनर्जी सोर्सेस हैं स्पर्म्स के लिए। फ्रुक्टोज मोनोसैकेराइड है जो ग्लूकोज के बजाय, स्पर्म चूंकि सेल्स हैं उन्हें एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी, तो वहां पे एनर्जी सोर्स ग्लूकोज के बजाय फ्रुक्टोज है। ये एक्सेप्शनली याद रखेंगे। इंटायर बॉडी फ्लूइड में फ्रुक्टोज सिर्फ सीमेन में पाया जाता है। यहाँ पे आप याद रखिए, फ्रुक्टोज को हम कंसिडर करते हैं कि ये एक बेसिस हो सकता है रेप टेस्ट का, क्योंकि फ्रुक्टोज का अकरेंस सिर्फ इंटायर बॉडी फ्लूइड में सीमेन में है। तो यदि ये फीमेल बॉडी से फ्रुक्टोज पाया जाता है, फ्रुक्टोज डिपॉजिटेड है, ऐसा मिलता है, तो ये एक इंडिकेशन हो सकता है कि रेप अटेम्प्ट पॉसिबल शायद हुआ होगा। तो यहाँ पे याद रखिए, फ्रुक्टोज इज अ बेसिस ऑफ रेप टेस्ट, इंपॉर्टेंट पॉइंट। फिर दूसरा याद रखिए, फाइब्रिनोजेन लिख रखा है मैंने। फाइब्रिनोजेन वही प्रोटीन है जो ब्लड प्लाज्मा में पाया जाता है और ब्लड के क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो क्वेश्चन है कि क्या सीमेन भी क्लॉट कर सकता है? क्या स्पर्म्स भी सीमेन को एगुलम में कैप्चर्ड हो सकते हैं? जैसे ब्लड में क्लॉट बनता है आरबीसी, मेनली आरबीसी को कैप्चर करने के लिए, तो क्या सीमेन में भी जो सॉलिड पार्ट है, स्पर्म्स हैं, क्या उसे भी कैप्चर्ड किया जाता है? क्या वो एक नेटवर्क में कैप्चर्ड होते हैं? तो हाँ, सीमेन भी ब्लड की तरह क्लॉट कर सकता है। जैसे ब्लड क्लॉटिंग होता है आरबीसी की कैप्चरिंग के लिए, लॉस ऑफ आरबीसी को रोकने के लिए, उसी तरह से सीमेन में भी क्लॉट बनता है और स्पर्म्स कैप्चर्ड रहते हैं, वो मेल बॉडी में क्लॉट के अंदर उलझे रहते हैं और सीमेन कोएगुलम के फॉर्म में स्पर्म्स आगे फॉरवर्ड आगे पास होते हैं वो। तो सीमेन भी क्लॉट कर सकता है। इससे क्या फायदा हम लोग आगे डिस्कस करेंगे जब टॉपिक आएगा फर्टिलाइजेशन। तो अब हम आते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड पे। प्रोस्टेट ग्लैंड का जो सिक्रीशन है उसमें मेनली कौन कौन से केमिकल कंपोनेंट्स हैं, तो एक साइट्रेट ध्यान रखिए, सॉल्ट्स, मिनरल्स। ये मैंने पर्टिकुलरली यहाँ पे ध्यान रखिए, प्रोफाइब्रिनोलाइसिन लिख रखा है। ये इसका इनएक्टिव फॉर्म है। फाइब्रिनोलाइसिन कहते हैं एक्टिव फॉर्म को।
प्लाज्मिनोजेन प्रोफाइब्रिनोलाइसिन का अनदर नेम, ये जब ये इनएक्टिव फॉर्म है, यदि ये एक्टिवेट होते हैं तो इनका नाम रेस्पेक्टिवली फाइब्रिन, प्लाज्मिन होगा। और जैसा कि आप जानते होंगे कि प्लाज्मिन, फाइब्रिन, फाइब्रिनोलाइसिन, तो फाइब्रिनोलाइसिन, प्लाज्मिन आप जानते हैं ये क्लॉट डिस्ट्रक्टिव प्रोटीन्स हैं। ये क्लॉट्स जो बनते हैं, ये ब्लड जो क्लॉट्स होते हैं, ब्लड कोआगुलम जो होता है उसे डिस्ट्रॉय करता है। तो ये भी सीमेन में पाया जाता है, प्रोस्टेट का सिक्रेशन है। और जितना जरूरी है सीमेन में क्लॉट्स का बनना, उतना ही जरूरी है ये क्लॉट्स टूटे, स्पर्म्स जो कैप्चर्ड है वो फ्री हो। तो यहाँ पे यह ध्यान रखिए, सीमेन क्लॉट्स के डिस्ट्रक्शन के लिए ये एंजाइम या प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल है। ये इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज होता है प्रोस्टेट से और वेजाइना में जाकर के इसका एक्टिवेशन होता है। कैसे वहाँ, वो भी हम फर्टिलाइजेशन में डिस्कस करेंगे, क्योंकि आप एक बेसिक बैकग्राउंड बना लें कि फर्टिलाइजेशन में कहाँ कहाँ क्या क्या कौन से मैटर पे कौन से पॉइंट्स पे ध्यान रखना है। तो इनएक्टिव फॉर्म प्रोफाइब्रिनोलाइसिन, एक्टिव फॉर्म फाइब्रिनोलाइसिन, इसको और हम लोग प्लाज्मिनोजेन जब एक्टिव हो जाए तो प्लाज्मिन नाम से पुकारते हैं। अब हम आ जाते हैं काउपर्स ग्लैंड पे, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी कहते हैं। आप जानते हैं कि ये यूरेथ्रा है, यहाँ से यूरिन भी पास होगा। यूरिन का आप पीएच जानते हैं, एसिडिक होता है। यूजुअली पीएच जो आइडियल पीएच है यूरिन का वो 6 है, तो स्लाइटली एसिडिक होता है यूरिन। और यूरेथ्रा यूरिन के पैसेज के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। दूसरी तरफ याद रखिए कि जो स्पर्म्स हैं वो सीमेन में है, सेल्स हैं, लिविंग सेल्स हैं, और उनका सर्वाइवल या तो न्यूट्रल या फिर एल्कलाइन पीएच पे होगा। माइल्ड एल्कलाइन पीएच, नियरली न्यूट्रल पीएच पे वो सर्वाइव करते हैं। 7.3 to 7.5 रिक्वायर्ड पीएच है स्पर्म्स के सर्वाइवल के लिए। तो यूरिन जो एसिडिक फ्लूइड है वो भी इस रूट से पास होगा, और यूजुअली इजैकुलेशन नहीं होता, यूरिनेशन मोर फ्रीक्वेंट होता है इन कंपैरिजन टू इजैकुलेशन। तो यूजुअली यूरिनेशन होने के वजह से ये जो यूरेथ्रा का जो मीडियम होगा ये तो एसिडिक होगा, क्योंकि यूरिन यूजुअली पास होता है। ये एंटायर रूट जो है वो एसिडिक होगा, और स्पर्म के सर्वाइवल के लिए न्यूट्रल पीएच या फिर स्लाइटली एल्कलाइन पीएच चाहिए। तो फिर कैसे ये मेंटेन होगा, कैसे यहाँ पे न्यूट्रलाइज किया जाएगा इस यूरेथ्रल एसिडिटी को। तो यहाँ पे याद रखिए 1 पेयर बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स हैं, और ये मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा ये कहलाता है, ये वाला पार्ट यहाँ पे ओपन होते हैं, और इनका जो सिक्रेशन है वो म्यूकस लाइक, डाइल्यूट म्यूकस लाइक सिक्रेशन है। और ये आप याद रखिए कि सीमेन के इजैकुलेट होने से पहले ये काउपर्स ग्लैंड का फ्लूइड पहले डिस्चार्ज होता है, ताकि आप जानते हैं जैसे प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा 3 सेंटीमीटर साइज मान लीजिए जो प्रोस्टेट से कवर्ड है। मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा बताया था मैंने 2 सेंटीमीटर साइज का है, और 15 सेंटीमीटर मोस्ट ऑफ पार्ट जो यूरेथ्रा का है वो पेनिस से कवर्ड है, पेनाइल यूरेथ्रा कहते हैं। तो ये जो मोस्ट ऑफ पार्ट है यूरेथ्रा का, उसका जो यूरेथ्रल एसिडिटी है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए स्पर्म्स के आने से पहले काउपर्स ग्लैंड का सिक्रीशन बाहर जाता है, और इस मीडियम को वो न्यूट्रलाइज करते हुए जाता है। तो यहाँ पे एक ध्यान रखिए, यूरेथ्रल एसिडिटी पूछा जाए इसे न्यूट्रलाइज कौन करता है, तो म्यूकस लाइक सिक्रीशन ऑफ काउपर्स फ्लूइड। दूसरा, ये जो म्यूकस लाइक सिक्रीशन है वो ये जो टिप ऑफ पेनिस है उसे भी लुब्रिकेट करता है, क्योंकि यहाँ पे टैक्टाइल रिसेप्टर्स हैं, टच रिसेप्टर्स हैं। यदि वो लुब्रिकेटेड मॉइस्ट रहेंगे तो उनकी जो सेंसिटिविटी होगी वो ज़्यादा होगी। दूसरा, लुब्रिकेशन से जो क्वाइटस है, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट है, वो फ्रिक्शनलेस होगा। तो यहाँ पे ध्यान रखना है क्या फंक्शन, क्या इंपॉर्टेंस है काउपर्स ग्लैंड के सिक्रीशन का। आप यहाँ देखिए इसका जो सिक्रीशन है वो सीमेन का हिस्सा नहीं है, नेग्लिजिबल वॉल्यूम पाया जाता है, लगभग नहीं पाया जाता सीमेन में इसका सिक्रीशन। उसका फंक्शन याद रखिए, यूरेथ्रल एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करना, ग्लांस पेनिस को लुब्रिकेट करना, ताकि उसके जो टैक्टाइल रिसेप्टर्स हैं वो सेंसिटिव हो जाए और इजी क्वाइटस हो सके। ओके।